डुमरी उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और समीक्षा के दौर जारी है। इस चुनाव के दौरान दो गठबंधन आमने सामने थे। एक तरफ इंडिया गठबंधन थी, दूसरी तरफ एनडीए। दोनों तरफ बड़े बड़े नेता थे, चेहरा थे। उसमें मुख्य रूप से एक तरफ इंडिया गठबंधन का नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन का नेतृत्व बाबूलाल मरांडी कर रहे थे। लेकिन इस चुनाव परिणाम को एक सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है 2024 के पहले चुनाव से। अब इस चुनाव परिणाम से यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राजनीतिक कद जो है वो बढ़ चुका है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रतुल सहदेव जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रतुल जी, पहले ये बताइए, मैं आपके इनिशियल कमेंट्स को सुन रहा था, ये सेमीफाइनल कहां से आ गया? आप लोग ही कह रहे हैं। ये क्रिकेट थोड़ी है, ये तो हम कब सेमीफाइनल कह रहे थे? हम तो कह रहे थे कि ये जेएमएम, अच्छा अगर आप इसे क्रिकेट मैच के लिहाज से देखें तो होम ग्राउंड उनका, पिच उनका बनाया हुआ, अरे 20 वर्ष तक जहां बीजेपी की एंट्री नहीं हुई थी, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद गढ़ माना जाता था, वहां तो इनकी जीत का मार्जिन आधा से कम हो गया। ये सेमीफाइनल फाइनल नहीं था मदन बाबू, कोई ठीक नहीं। इस सरकार में इतने सारे भ्रष्ट लोग हैं कि कब किसकी सदस्यता चल जाए फिर एक चुनाव हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे आप? सेमीफाइनल स्टेज 2, तो इससे एक चुनाव कहे तो बेहतर होगा, ये हमारा आग्रह है। लेकिन आंकड़े जो भी हो, आंकड़े का खेल जो भी कहें, जिससे संतुष्टि हो जाती है कि भाई हमने वोट प्रतिशत बढ़ाया, लेकिन जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। बिल्कुल, और इंग्लिश में कहावत है, द विनर टेक्स इट ऑल, द लूजर हैज टू फॉल। बिल्कुल, जो विजेता होता है उसके सर पे सेहरा बनता है, और जो हारता है तो हार तो उसकी होती है। लेकिन पॉजिटिव आउटकम देखिए ना इस हार में। हमारे मुख्यमंत्री जी को 24 किलोमीटर लंबा रोड शो करना पड़ा अंतिम दिन। उसके अतिरिक्त आप देखिए, आजसू और बीजेपी के दोनों को वोटों को अगर आप मिला दे, जो 2019 में अलग अलग लड़े थे, तो करीब हमें 71,000-72,000 वोट आते हैं। और इस बार जो हमें वोट आए वो पिछले बार दोनों के वोट को जोड़ते तो 14-15% ज्यादा है। यानी कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ दो, जो चुनाव में फैक्टर्स थे जीत का, मुझे लगता है सिर्फ 2 फैक्टर्स थे। एक तो श्रद्धांजलि या जो सहानुभूति लहर कहें आप, और दूसरा जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग था। हमारे दो सांसद साहब, आदित्य साहू के घर में, आदित्य साहू के होटल में रेड होता है, चंद्र प्रकाश चौधरी के घर में रेड होता है, और इनके सारे जो नेता कार्यकर्ता है पाक साफ है, किसी के यहाँ सर्च नहीं हुआ, कोई डिटेन नहीं हुआ। हमारी सभाओं को रोकने की कोशिश की गई, और फिर भी जीत का मार्जिन पिछली बार तो 36,000 था, अब 17,000 पे ये पीठ थपथपा रहा है। कहां से हेमंत सोरेन जी का कद बढ़ेगा? कौन सा कद? हेमंत सोरेन जी का कद तो कम हुआ। 36,000 का मार्जिन था 2019 में, 17,000 इस बार हो गया। ठीक है, जीत जीत होती है, जीत की बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को, जेएमएम को भी, लेकिन कद वद नहीं बढ़ा हुआ। और मदन बाबू, फाइनल पॉइंट, ये कोई पहला इलेक्शन नहीं था जहां ऐसा हुआ। या बेरमो में देखे, मधुपुर में देखे, माफ कीजिएगा दुमका में देखे, ये तीनों चुनावों में जो इनके जीत का मार्जिन था वो आधे से कम हो गया। मांडर एक अपवाद जरूर था, और रामगढ़ तो इनकी सिटिंग सीट थी जो हमने छीन ली। और अगर आप डुमरी के बैकग्राउंड के बारे में देखें तो 20 वर्षों से कोई इनके आसपास भी फटक नहीं पाया था, और इस बार तो 16 राउंड तक हम आगे थे। हाँ, इनके जीत का सेहरा एक और बड़े फैक्टर को जाता है, वो ओवैसी फैक्टर है। हम मानते हैं ओवैसी इनके पार्टी की ए टीम है। वो ओवैसी को उतारते हैं, कब उतारते हैं मदन जी जरा गौर कीजिएगा, चुनाव के 5 दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं, 5 दिन पहले आके ओवैसी हिंदू मुस्लिम करते हैं, सब तरह की बातें करते हैं, मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करते हैं, क्योंकि एनडीए के पक्ष में भी मुस्लिम थे, कंसोलिडेट करते हैं, कम्युनलाइज करते हैं, और ओवैसी चले जाते हैं। उसके अगले 3-4 दिन जो INDIA गठबंधन के लोग हैं वो लोगों में फैलाते हैं इस बात को कि अरे अपना वोट वेस्ट मत कीजिए, ओवैसी को वोट दीजिएगा, बीजेपी जीत जाएगी। तो ओवैसी इनके लिए वोट पोलराइज करते हैं, और जो फसल की खेती है ना वो INDIA काटती है, तो इनको ओवैसी का सहारा लेना पड़ा। और आप देखिए इस बार 3,000 वोट आए ओवैसी के कैंडिडेट को, पिछली बार 24,000 आए थे, 21,000 वोट सीधा इन्होंने अपने में ट्रांसफर करा लिया। तो यही इनकी जीत का कारण है, पर इसका रिवर्स साइड इफेक्ट आपको देखना होगा। अब डुमरी तो जीत गए अल्पसंख्यक वोट का तुष्टीकरण करके, लेकिन बहुसंख्यक समाज भी देख रहा है कि आप चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। और बहुसंख्यक समाज भी जब आपको इसी तरीके से जवाब देगा ना, तो आप डबल डिजिट पे भी नहीं पहुंचेगा हेमंत बाबू। लेकिन जेएमएम या सत्ताधार के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जब जब मुसीबत में घेरने की कोशिश हुई है, चाहे ईडी से हो, सीबीआई से हो, इनकम टैक्स से हो, मुख्यमंत्री ने उसका मुकाबला किया और मजबूती से एक मजबूत चेहरा के तौर पर उभर कर सामने आए, और उसका परिणाम जो है
सीधे तौर पर देखने को मिलता है कि वो चुनाव जीतते हैं, या फिर ईडी का भी जो समन का दौर चल रहा है उसमें भी वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, इंग्लिश में एक फ्रेज है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, यानी जिस चीज का कोई लॉजिक नहीं होता। इसका क्या लॉजिक है साहब? एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मुख्यमंत्री जी को उसमें सहयोग करने के लिए बुलाया गया, उनसे कोई जानकारी मांगी गई, उसको चुनाव से, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कैसे जोड़कर देखेंगे? हाँ, अगर आप इसे जबरदस्ती का आप लोगों की सहानुभूति लेने के लिए जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर आपने देश के संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, फिर उनको ईडी के समन का ना ऑनर करना चाहिए। कभी धमकाते हैं ईडी को कि हिम्मत है तो आके मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, अरेस्ट मी इफ यू कैन, उन्होंने कहा था। दूसरा, कभी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर जाकर ये रोकने की बात कहते हैं? ये ईडी को जवाब देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए इसलिए रोक दीजिए। अरे सुप्रीम कोर्ट में ना तो एडमिट हुआ है, ना सुनवाई हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्देश आएगा तो एजेंसियां उसी हिसाब से काम करेंगी, लेकिन चुनाव को ईडी से जोड़ने का कोई तुक नहीं है। और मदन बाबू, ये तो शुरुआत है, इन्होंने डुमरी जीत लिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेकिन बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण भविष्य में, जिस तरीके से अल्पसंख्यक वोटों का इन्होंने यहां ध्रुवीकरण कराया, बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण इनको झारखंड से साफ कर देगा। लेकिन वो लोग कहते हैं कि बीजेपी को विदा ही कर देना है, लोकसभा हो विधानसभा हो। किसकी विदाई होगी? बीजेपी की। देखिए, अब इसी तरह की ये मिथ्या उड़ाते हैं। ये कभी नहीं बताते कि रामगढ़ इनकी सिटिंग सीट ये हार गए, और ये कभी नहीं बताते कि इनके वोटों का जो जीतने का प्रतिशत है वो आधा होता गया। और देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके से एक मिथ्या को फैलाया जा रहा है कि जो INDIA है वो लड़ा था एनडीए के खिलाफ, और INDIA 4 सीट जीता और एनडीए 3 सीट जीता। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। जो केरला में चंडी साहब जीते, वहां तो कांग्रेस चुनाव जीती, और कांग्रेस के खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी। हम तो वहां तीसरे नंबर की पार्टी हैं, तो INDIA गठबंधन कहां था केरला में? चलिए चलते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने हमारी एक सिटिंग सीट को जरूर हमसे छीना, लेकिन वहां ममता बनर्जी के खिलाफ कौन गठबंधन लड़ रहा था? एक तो हम लड़ रहे थे, और दूसरा कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक साथ। तो INDIA गठबंधन कहां से हो गया? और अगर आप त्रिपुरा की बात करें तो हमने 1 सीट जीता और 1 सीट छीना कम्युनिस्टों से। उत्तराखंड में हमने अपनी सीट को रिटेन किया। और घोसी की बड़ी बड़ी बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो घोसी तो हमारी सीट भी नहीं थी, वो तो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीता था और उनके उम्मीदवार हमारे पास आ गए थे। तो ये जो 4-3 का आंकड़ा देते, INDIA की बात करते हैं, तो INDIA तो इस बार चुनाव में चुनाव लड़ ही नहीं रहा था। एक महत्वपूर्ण और सवाल है कि आरोप लगता है कि बीजेपी जब जब कोई यात्रा निकालती है तब तब हार का सामना करना पड़ता है। रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तो विजय संकल्प यात्रा निकला, अब बाबूलाल जी संकल्प यात्रा पे निकले और हार का सामना करना पड़ा। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं होता कि अगर आप पहले किसी आप यात्रा को मौजूदा किसी यात्रा से जोड़ कर देखें, हार जीत लगा रहता है चुनाव में। कभी वो जीतते हैं, कभी हम जीतते हैं। कांग्रेस तो 45-50 वर्षों तक लगातार शासन की, और JMM भी यहाँ कम। और तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे प्रतुल सहदेव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार सिर्फ झूठे आंकड़े देते हैं। बीजेपी जहां चुनाव लड़ी उसे हासिल किया, और आगे भी बहुसंख्यक वोट को अपने पक्ष में करके इस राज्य से इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बाय स्कोप रांची।